आ रही है मेरी? कोई एक बच्चा बता दे आपको आवाज आ रही है मेरे बच्चे? चलें, ठीक हो गया, थैंक यू ना रहे हो, चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू, ठीक हो गया। नहीं बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रखा है, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो अभी तक हमने जो डिस्कशन की थी कल और परसों के अंदर, हल्की सी हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लें। अगर आपको याद हो, हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिस्कस किया था, और आपको पता होना चाहिए और पता होगा भी, माशाल्लाह आप सियाने बच्चे हो, कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, कि एक मैनेजर के अंदर जितने लोग काम कर रहे हो वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, या एक मैनेजर जितने लोगों को कंट्रोल कर रहा हो वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है, या जितने लोग एक मैनेजर को रिस्पॉन्सिबल हो वो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल होते हैं। तो ये हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिस्कस किया था, और उसके बाद स्पैन ऑफ कंट्रोल का डिस्कस किया था कि ये किन चीजों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये उस मैनेजर के ऊपर, खुद के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, उसकी काबिलियत के ऊपर, उसके जो सबऑर्डिनेट हैं, जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, ये किस तरह का काम कर रहे हैं ये लोग, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन है, करीब अवेलेबल है एक बिल्डिंग में, एक छत के तले अवेलेबल हैं, या मान लो दूर की लोकेशन में है, उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। ये लोग आपस में कितना के मान लेके कॉम्पिटेंट है, कितना के मिलकर काम कर रहे होते हैं, इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बेटा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो कि टॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर बड़ा लंबा चौड़ा हो, तो वहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है, क्योंकि अगर मैनेजर ज्यादा है तो हर मैनेजर के अंडर कम लोग आ रहे होंगे, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो हो जाएगा। तो ये एक हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बेटा वाइड फ्लैट को, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, वो फ्लैट है, यानी कि मैनेजरियल लेवल कम है, कम मैनेजर रखे हुए हैं, तो एक मैनेजर के अंदर फिर लोग भी ज्यादा आ रहे होंगे, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल वो वाइड होगा। तो टॉल, नैरो और वाइड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर की कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद क्यों ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक ब्यूरोक्रेटिक या टॉल नैरो स्ट्रक्चर से अब वाइड फ्लैट स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं? खैर, इससे पहले ये हमने ये तो हमने कल डिस्कस कर ही लिया था कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इसकी बात कर रहा हूं। तो बेटा एक जो टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो टॉल नैरो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, वो क्यों आजकल जो वाइडर फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसकी क्या वजह थी? इसमें बेटा हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले तो देखो, जितना हमारा इन्वायरमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट के अंदर जिस स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए। जितना फास्ट इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उतने ही फास्ट आपको भी होना पड़ेगा। अगर आप उतने फास्ट नहीं होगे तो मेरे बच्चे, आप डेफिनेटली इन्वायरमेंट में जो अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स क्रिएट हो रही होंगी आपके लिए, आप उनसे नहीं बच सकोगे। इसके लिए यहाँ पे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रख लिया ताकि वर्टिकल कम्युनिकेशन फास्ट हो, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो। उसके बाद कॉस्ट भी सेविंग होती है हमारी, है कॉस्ट कम लग रही होती है। जितने मैनेजर कम कर रहे होंगे उतना ही आपको फायदा हो रहा होगा। उसके बाद बेटा हमने कल डिस्कस करना शुरू किया था ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप को एंड इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी। कि देखो बेटा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनाई होती है, और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ रिलेशनशिप को दिमाग में रखना पड़ता है। तो बेटा ये रिलेशनशिप, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है और उसको इंप्लीमेंट करने के अंदर इनका बड़ा क्लीदी रोल होता है। तो रिलेशनशिप को बेटा हमने दो लेवल्स के ऊपर यहां पे डिस्कस करना था, एक हमारे इंटरनल रिलेशनशिप और एक एक्सटर्नल रिलेशनशिप। इंटरनल यहां पे मान लो कि स्टेक होल्डर उस तरह की बात नहीं कर रहा, डायरेक्टली स्टेक होल्डर का लफ्ज नहीं कर रहा, लेकिन मान लेके यहां पे इंटरनल किस तरह का है, यहां पे डिसीजन मेकिंग के लिहाज से मेनली जो चीजें वो आ रही होंगी। जो इंटरनल रिलेशनशिप के अंदर हमने देखना है बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह, मान लो कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, वो किस तरह काम कर रहे हैं। और एक्सटर्नल रिलेशनशिप में हम देख रहे होंगे कि जो बाहर इंडिविजुअल हैं, एनवायरनमेंट के अंदर लोग हैं, उनके साथ हमारा रिलेशनशिप किस तरह का है, क्योंकि कुछ ऑब्जेक्टिव हमने इंटरनली और कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज के साथ ही कंप्लीट करने होते हैं। तो इसके लिए मेरे बच्चे, हमने इंटरनल और रिलेशनशिप को हमने दो तरह से देखना था, एक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन में अगर आपको याद हो, हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक बंदा या एक जो अथॉरिटी है या एक लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारे के सारे डिसीजन ले रहा होता है, वो सारे के सारे डिसीजन ले रहा होता है। तो यहाँ पे चल क्या रहा होता है, यहाँ पे चल क्या रहा होता है कि एक बंदा वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन ले रहा है, सारी मैनेजमेंट अपने हाथ में लेकर बैठा हुआ, जो भी फैसला करना है इसने करना है, इन लोगों ने जो भी बात करनी हो, जो भी काम करना हो, इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू है। इसको हमने कोवेब भी कहते हैं, इसलिए एक मान लो कि एक वेब टाइप का स्ट्रक्चर है, वो जिस तरह मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी ये बीच में बैठी हुई है, सारे जाले के ऊपर इसका कंट्रोल है, और वो सब इसके अंदर चल रहा होता है, उसके अंदर जो भी जाले में चल रहा हो। तो खैर, तो यहाँ पे मेरे बच्चे क्या है
तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, जहां पे सेंट्रलाइजेशन हो, जहां पे एक अथॉरिटी हो, एक बंदा हो जो सारे फैसला करने की जो अथॉरिटी अपने पास कंट्रोल करके बैठा हो। ये लाजमी नहीं कि, ये देखो, ये तो एंटरप्रेन्योर में भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि एंटरप्रेन्योर, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करके फंक्शनल बन गई है, फंक्शनल में हमने डिस्कस किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे होते हैं, सीईओ बैठा होता है, आगे आपने डिफरेंट फंक्शंस लगाए होते हैं, चार का मैनेजर, फलाना मैनेजर, अगर डिसीजन मेकिंग इन्होंने अपने पास संभाल के रखी है, ये नीचे इन लोगों को, मैनेजर्स को कोई डिसीजन करने की इजाजत नहीं, तो ये भी क्या है, ये भी बेटा सेंट्रलाइजेशन है। और इसके कल हमने डिफरेंट एग्जांपल डिस्कस की थी, घर की एग्जांपल भी ली, सारा डिस्कस किया। और जहां पे डिसीजन मेकिंग की पावर नीचे हमने डिपार्टमेंट्स को भी डेलीगेट कर रखी हो, है, उनको भी हमने कहा कि भाई आप भी फैसला कर सकते हो, वहां पे उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। एंटरप्रेन्योर में भी डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है, अगर जो उसके सबऑर्डिनेट हैं उसने फैसला करने की पावर उनको भी दे रखी है। उसके बाद बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को मजीद हमने डिस्कस किया था, और आज हमने डिस्कस करने थे एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन के। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज क्या है? अगर मान लो एक बंदा या जो टॉप मैनेजमेंट है वो सारी फैसला साजी या डिसीजन मेकिंग को अपने पास कंट्रोल करके बैठी हो, क्या इसका कोई फायदा भी है? कहना मैं ये चाहता हूं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, ये लोग, और नीचे उसके फंक्शंस हैं, एचआर है, मार्केटिंग है, फलाना है, और ये है, और इनके भी मैनेजर होंगे, हैं, इनके आगे मजीद इनके वर्कर्स भी होंगे, इस तरह हमारा फंक्शन स्ट्रक्चर बनता था ना। तो अगर डिसीजन मेकिंग इन्होंने सारी अपने पास संभाल के रखी हो, इनको डिसीजन मेकिंग की पावर ना हो इनके पास, तो क्या इसका कोई फायदा है? इसी तरह जो एंटरप्रेन्योर की हमने बात की, एंटरप्रेन्योर भी इस तरह बैठा होता है, उसने कई लोगों को रखा होता है और सारे मामला को ये खुद ही चला रहा होता है, ये लोग इसके बस उसकी सुन रहे होते हैं, और जिस तरह वो हुक्म दे रहा होता है उस तरह काम कर रहे होते हैं। मेन जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, वो ये खुद अपने पास लेकर बैठा होता है। क्या इसका कोई फायदा होता है? हमें इन एडवांटेजेस की बात करनी है। कहते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन आर एज फॉलो: डिसीजन बाय मैनेजमेंट आर मोर लाइकली टू बी टेकन विद द रिगार्ड ऑफ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटिटी एज ए होल। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस मकसद के लिए बनी है ना, शायद इनसे ज्यादा बेहतर उस मकसद को कोई नहीं जानता। और जब भी ये फैसला कर रहे होंगे, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन, देखो ना, ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैसला कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव मतलब उस एंटिटी का जो मकसद है उसको अचीव करने के लिए जो भी इनका फैसला होगा, उसको अचीव करने के लिए वो फैसला होगा। जैसे ये एंटरप्रेन्योर है, अपना कारोबार शुरू करके बैठा हुआ, लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनको अपनी फिक्र होगी, इसको पूरे बिजनेस की फिक्र है, तो कहता है ये जो भी फैसला करेगा वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए कर रहा होगा। और ये तो अपने अपने डिपार्टमेंट का सोचेंगे ना, ये तो अपने अपने डिपार्टमेंट का सोचेंगे, अपने अपने काम का सोचेंगे, लेकिन ये जो सोच रहे हैं ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सोच रहे हैं। उसके बाद डिसीजन बाय मैनेजमेंट शुड बी कोऑर्डिनेटेड मोर इफेक्टिवली इफ ऑल द की डिसीजन आर टेकन सेंट्रली। ये जरा देखना है कि अगर मान लो कि डिसीजन मेकिंग ऊपर हो रही है, टॉप मैनेजमेंट अगर फैसले कर रही हो, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान आपको मजीद ये रखना पड़ेगा कि जब भी आपने फैसला करना है तो बेटा इनके दरमियान, ये जो नीचे लोग हैं, इनके दरमियान और इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो फैसला करके ये नीचे कम्युनिकेट ही ना करते हो, इनको बताते ही ना हो, इनको कोई मसला है तो उनको भी नहीं बता रहे, तो इससे काम खराब होगा। अगर फैसले यहां पे हो रहे हैं, उन फैसलों को आपने टाइमली लेकर नीचे कन्वे भी करना है, कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए आपस में। इन ए क्राइसिस इट इज इजियर टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन सेंट्रली। कहते हैं कि अगर क्राइसिस हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बुरा वक्त चल रहा हो, तो ऐसे वक्त में वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सेंट्रली डिसीजन मेकिंग हो रही होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। ये यहाँ पे वो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बना के दे सकता है। हालात बड़े खराब हैं और मोस्टली लोग जब अपने अपने फैसले कर रहे हैं तो वहां पे कुछ नुकसान हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जानी चाहिए? तो सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाए, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बुरा वक्त आए, हर कोई बंदा अपना अपना सोच रहा होगा, अपने अपने लिहाज से फैसले करेगा, जिससे क्राइसिस से निकलना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे एक बंदा ऐसा हो जो डिसीजन मेकिंग कर सकता हो, जो फैसला कर सकता हो, तो शायद वहां पे इसको सहूलत हो रही होगी। तो क्राइसिस में बेटा इस तरह की सेंट्रलाइजेशन बड़ी काम आ रही होगी, ये ज्यादा मुफीद होगी। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन या डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, सारी पावर उसने अपने पास नहीं रखी, उसने नीचे अपने सबऑर्डिनेट को भी डेलीगेट की है, अपने सबऑर्डिनेट को भी डेलीगेट की है। इसको कहने के सारी पावर यही नहीं डिसीजन मेकिंग कर रहा, कोई डिसीजन मेकिंग की पावर इसने इसको भी डेलीगेट कर दी है, इसको कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी। क्या इसके एडवांटेजेस क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन अगर हम करते हैं, सारी जो मान लो अगर जो फैसला है वो टॉप मैनेजमेंट खाली ना कर रही हो, बल्कि उन्होंने डिसीजन मेकिंग की पावर नीचे जो लोग हैं उनको भी डेलीगेट कर दी हो कि भाई आप इस तरह की सिचुएशन में फैसला कर सकते हो जो भी आपको इनकाउंटर हो रही हो, तो इसका मतलब है इसके फायदे क्या है? इन मैनी सिचुएशन
जूनियर लोकल मैनेजर हैव मच बेटर नॉलेज। कहते हैं बड़ी सारी ऐसी सिचुएशन होती है जो ये बैठे होते हैं ना, जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट बैठी होती है, उनसे ज्यादा ये लोग उस कुछ सिचुएशन के बारे में इल्म रख रहे होते हैं। ये ज्यादा बेहतर नॉलेज होता है इनके पास और उसको सॉल्व करने का, हल करने का उस मसले को। इसलिए क्या है कि इस तरह के अगर आप डिसेंट्रलाइजेशन करके बैठे हो तो जो लोकल लेवल के ऊपर जो इशू आ रहे होंगे, जो अपफ्रंट इश्यूज आ रहे होंगे, जो मान लो कि आपके ऑपरेशंस में जहां पे एक्चुअली में काम हो रहा है वहां पे जो मसले मसाइल आ रहे होंगे, तो वहीं के लोगों को अगर आप कुछ इस तरह की अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हो तो शायद वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। गिविंग अथॉरिटी टू मैनेजर एट डिविजनल लेवल एंड बिलो हेल्प्स टू मोटिवेट द मैनेजमेंट टीम। कहता है कि अगर मान लो कि आप अथॉरिटी नीचे डेलीगेट करते हो ना, वो खुश होते हैं। इनको लग रहा हो कि देखो ना उसने हमें इतना काबिल समझा है कि हमें उसने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी है, ये इनमें मोटिवेशन आएगी। जैसे वो घर में होता है ना, घर में फादर बैठे होते हैं, उनके बच्चे भी हैं, अब बच्चों को बोलने की इजाजत नहीं, उसको कोई फैसला करने की इजाजत नहीं अब्बा जी ने मान लो दी हुई, हमेशा डिमोटिवेट नजर आ रहे होंगे। हमेशा लग रहा होगा कि अब्बा जी को क्यों नहीं लग रहा कि हम बड़े हो गए, हम भी फैसला कर सकते हैं, हमें भी अब थोड़ी सी सही गलत में तमीज हो गई है, अब्बा जी को कौन समझाए। तो हमेशा डिमोरलाइज नजर आ रहे होंगे, थोड़े से मान लें परेशान नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर अब्बा जी ये इनकी भी बात सुन रहे हो, इनको भी कोई फैसला करने की इजाजत दे रहे हो, बात करने की इजाजत दे रहे हो, खुद ही सोचो कितने खुश होंगे। और जब बात कर रहे होंगे, कोई मशवरा दे रहे होंगे, इनकी भी सुनी जा रही होगी, हमेशा मजीद मेहनत करेंगे, मजीद अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे, मजीद बेहतर करके देने की कोशिश करेंगे। इनकी जो मान लें कि जो मोटिवेशन है वो बढ़ चुकी होगी। डिसीजन कैन बी टेकन मोर क्विकली एट ए लोकल लेवल। अगर आपने अथॉरिटी नीचे डेलीगेट कर रखी होगी, अगर आपको याद हो हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि वो गौरमे है और गौरमे के साथ आपने क्या कर रखा है, अपनी एक बेकरी ओपन कर ली। गौरमे एक लंबी चौड़ी हिरार्की है, वहां पे एक लंबी चौड़ी हिरार्की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए, ये बैठे हुए रीजनल मैनेजर, फलाना मैनेजर। तो यहाँ पे अगर इन्होंने कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ये क्या कर रहे होते हैं, किस तरह ले रहे होते हैं, ये सारी इस तरह ये वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है, तब फैसला होता है। लेकिन ये बंदा तो खुद बैठा हुआ था नीचे, मान लो वहां पे कुछ लोग रखे हुए थे, तो ये तो फैसला फौरन ही कर लेता। तो बेटा अगर इसने कोई चीज की है, इसने कुछ किया है इस तरह का, अपने प्राइसेस यहाँ पे कम रख लिए, 450 रुपए रख लिए, ये 500 रुपया पर केजी दे रहे हैं, तो इसने जैसे ही कम किया तो इसकी सेल बढ़ गई। अब यहाँ पे अगर हमने अथॉरिटी, ये जो टॉप मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट की, जो वहां की जो हमारे लोग हैं जो उस ब्रांच में बैठे होंगे, उनको अथॉरिटी दी होगी कि इस तरह के डिसीजन आप खुद भी ले सकते हो इस तरह की सिचुएशन के अंदर, तो वो क्विक फैसला करेंगे, बजाय के महीने लगे और उस वक्त तक वो अच्छा खासा कमा ले। जब तक ये भी सोचेंगे चल हम भी अपने 450 कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक वो मान ले अच्छे खासे कस्टमर भी अपनी तरफ कर चुका होगा और कमा भी चुका होगा, हमने क्यों उसको इतना मौका दे दिया। तो इस तरह का मामला भी हो सकता है। ले बेटा, उसके बाद कहता है इन लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की, फिर वहां पे सारी डिसीजन मेकिंग टॉप के ऊपर करना वैसे मुश्किल हो जाता है। Many decisions have to be made, probably too many for senior management at head office. The appropriate amount of centralization or decentralization for entity will depend on the circumstances. Complex organization हो तो वहां पे जैसा हमने वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था, वहां पर भी मोस्टली जो अथॉरिटी होती है वो हम कहीं ना कहीं डेलीगेट कर रहे होते हैं अपने सबऑर्डिनेट को। ये कुछ फायदे होते हैं बेटा डिसेंट्रलाइजेशन के। अब हमने जब इंटरनल रिलेशनशिप्स को देख लिया है, अब थोड़ा सा ध्यान करते हैं एक्सटर्नल रिलेशनशिप के ऊपर। हमने ये डिस्कस किया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उस ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री है, और ये ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनी है, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसने बड़ी सारी स्ट्रेटेजीज बनानी होती है, और उन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट भी करना होता है। अभी इंप्लीमेंट किस तरह कर रही होगी, या तो इंटरनल रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से मैनेज करके कर सकती है, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ध्यान से करके कर सकती है, या एक्सटर्नल रिलेशनशिप से भी इनको मदद लेनी पड़ सकती है। अब एक्सटर्नल रिलेशनशिप हमने यहाँ पे दो तरह से पढ़ने हैं, और उसमें क्या है, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। An entity might use external relationship to deliver a particular strategy, यानी कि एक स्ट्रेटजी आप अचीव करना चाहते हो, एक स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, उसमें कुछ इंटरनल रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हो। These are the relationship with other entities और with other individual, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है, जो एक्सटर्नल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये किसी और कंपनी के साथ भी हो सकता है, किसी और पार्टनरशिप बिजनेस के साथ भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल के साथ भी हो सकता है। एक्सटर्नल रिलेशनशिप में टेक फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे, अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें, पहले तो इसको समझ लो कि आउटसोर्सिंग होती क्या है।
अगर हम आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हो मेरे बच्चे, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, बड़े सारे काम हो रहे होते हैं। ये काम ये मेरी आवाज आ रही है मेरे बेटा? थोड़ा सा बता दें, एक दफा मेरा कंप्यूटर हेल्ड हुआ था। आवाज आ रही है मेरी? चलें, थैंक यू, ठीक हो गया। ले बेटा, तो मैं ये डिस्कस कर रहे थे, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि देखो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसको बड़े सारे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ रहे होते हैं, बड़े सारे काम करने पड़ रहे होते हैं। ये काम मोस्टली क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, खुद ही सारे के सारे काम कर रही होती है। जैसे ये सीएफई है, यहाँ पे ये सीएफई कॉलेज है, ये सीए की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं मान लो। तो इस कॉलेज को चलाने के लिए इनको कितने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते होंगे, है? ये कैंपस है, कैंपस की क्लीनलीनेस का मामला है, इसकी सिक्योरिटी का मामला है, उसके अलावा यहाँ के फिनांस के मामले हैं, यहाँ पे मार्केटिंग के मामले हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के मामला हैं। लेकिन पढ़ा क्या रहे हैं हम? सीए पढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमें इस काम को करने के लिए और भी बड़े सारे काम करने पड़ रहे होते हैं। इस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसके साथ और बड़े सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ रही होती है। अब हम पढ़ रहे हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग में क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी काम करने पड़ते हैं, जितने भी काम करने पड़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी और जितने भी काम करने पड़ते हैं, अगर वो सारे काम खुद ही कर रहे हो, यहां पे कोई आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन मान लो अगर कुछ काम ये खुद कर रहे हो, कुछ काम बाहर से करवा रहे हो, इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग कर दी। इसके एग्जांपल हम सादा से इस तरह ले लेते हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी ये पढ़ा था, जो बच्चे प्री वाले हैं उनको पता है, लेकिन बहरहाल इसको हम दोबारा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेरे तरफ थोड़ा सा कंप्यूटर बार बार वो कर रहा है, मान लें लैपटॉप हैंग हो रहा है, लेकिन बहरहाल लो बेटा हम इसको इस तरह डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, चले ऑर्गेनाइजेशन हम घर की एग्जांपल ले लेते हैं पहले, कि अगर आप घर बैठे हो और अचानक से आपके बहुत सारे गेस्ट आ जाएं, अब इतने सारे गेस्ट आ गए हो तो बेटा अब इनको क्या करना पड़ेगा? अब इनको आपने एंटरटेन करना है, खाना खिलाना है। तो इतने कम अरसे के दौरान अगर आप इनको एंटरटेन नहीं सही तरह कर पाएंगे, और आपको पता है मेहमान हैं, ये तो एक रहमत होती है, और ये रहमत रूठ के ना चली जाए, है? तो इसलिए आप पूरी कोशिश कर रहे होते हो कि जितना हो सके हमने मेहमान की खिदमत करनी है? उसको एंटरटेन करना है। अब हुआ क्या, जब ये आगे हैं तो अब एकदम से इनके लिए खाने का अरेंज करना है, वो सारा कुछ, और अब हम खुद पकाना शुरू कर देंगे, बड़ा टाइम लगेगा, और वो सोच रहे होंगे देखें जी है क्या खिदमत की जा रही है यहाँ पे। तो जो मकसद है वो शायद हम मकसद अचीव ही ना कर पाए अपना, है? वो किसी खास मकसद के लिए आए थे, खुद ही सोचो। अब यहाँ पे क्या है, कहते हैं यहाँ पे कुछ खुद पका सकते हो वो खुद पका लो, जो बाहर से पकवा सकते हो बाहर से पकवा लो, है? बाहर से पके आ तो घर ही रहे ना, और इस तरह आप उनको सर्व कर सकते हो। और वो जो काम आपने टाइम लग रहा था, जिसके ऊपर रिसोर्सेज लग रहे थे, टाइम लग रहा था अच्छा खासा, वो टाइम आप सेव कर सकते हो और मकसद भी अचीव हो जाएगा। ये आपने क्या किया है, जो काम खाना पकाना था, कुछ खाना खुद पका लिया और कुछ बाहर से पकवा लिया। ये जो बाहर से काम करवा लिया है इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी काम जब कर रही हो, अगर वो चाहे तो कुछ काम खुद कर सकती है, चाहे तो कुछ काम बाहर से भी करवा सकती है। और जो काम बाहर से करवा रही है वो क्या है, उसका आउटसोर्सिंग है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था सीएफई है, सीएफई का मेन मकसद क्या है, आपको सीए की एजुकेशन प्रोवाइड करना है, इस तरह की एजुकेशन की सर्विसेज देना है। लेकिन मान लो सीएफई को साथ ही और भी बड़ी सारी यहाँ पे फैसिलिटीज को वो करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, कैंपस की मेंटेनेंस के मामला हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का मामला है, वहां पे मान लो कि यहाँ पे सफाई सुथराई का मामला है, वहां पे इंटरनेट और आईटी के मामला हैं, बड़े सारे काम है ना, अकाउंट्स के मामला हैं। और मेन मकसद हमारा क्या है, वो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना। और अगर हम इन एक्टिविटीज में अपनी सारी जान लगा देंगे, अपनी मान लेके सारी ध्यान लगा देंगे, तो इसके ऊपर फिर कैसे ध्यान देंगे? तो यहाँ पे हमारे लिए क्या सहूलत है, हम क्या कर सकते हैं अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें, बजाय कि हम इन एक्टिविटीज में अपना टाइम जाया करें, जो कि कोर एक्टिविटीज नहीं। कोर एक्टिविटीज तो हमें ये सीए के बच्चे को एंटरटेन करना है, इसको अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन एक्टिविटीज को जो कॉलेज के अंदर हो रही हैं, इनको आप आउटसोर्स कर सकते हो। ये भाई जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज हैं, उनको सपोर्ट कर दो। भाई हम अपने गार्ड खुद नहीं रख रहे होंगे, आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे हर वक्त इतने गार्ड होने चाहिए और हम आपको इतना पे कर देंगे पर मंथ,
पर ईयर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, अब वो कंपनी की जिम्मेदारी है, उसने रखे निकाल ले जैसे मर्जी कर रही हो, वहां पे आपको बंदे खड़े नजर आ रहे होंगे और होंगे भी उनके भरोसे के, क्योंकि उनका काम ही ये है। मजे की बात है, वो जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली एजेंसीज होती है वो बंदे को बड़े देखभाल के रखते हैं, वो हर लिहाज से देख रहे होते हैं। कोई रिटायर्ड लोगों को, रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं, रिटायर्ड पुलिस के लोग हैं, कुछ इस तरह के लोगों को वो ले रहे होते हैं और उनकी अच्छी तरह सारा बैकअप जो भी बैकएंड है वो सारा कुछ देख रहे होते हैं कि कहाँ से ये लोग हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं, व्हाट्सएवर। तो उनका काम ही जब ये है, वो उन्होंने अच्छे लोगों को हायर किया होता है और एक सिक्योर, आपको एक सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है। इसी तरह ये जो सफाई सुथराई का निजाम है, इसको भी आप किसी को ठेका दे सकते हो, ये लो भैया। आईटी है, ये इंटरनेट के मामला में, जैसे मान लो अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमारा इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो, नेटवर्किंग का कोई इश्यू ना आए, हमारे अगर लोग इतने एक्सपर्ट नहीं है, मान लो, हम इसको आउटसोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की आईटी कंपनी को दे सकते हैं, भाई ये हमारी सर्विसेज हमें चाहिए हर वक्त और मुको कितने में मुकते हो। तो ये क्या कर रहे हैं, हम आउटसोर्स कर रहे हैं। वो काम जो हमने खुद कर रहे हैं, हम बाहर से कुछ ऑर्गेनाइजेशन से करवा रहे हैं, इसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसी तरह अकाउंट्स की भी आउटसोर्सिंग करवाई जा सकती है। सारा साल आप एंट्रियां सिर्फ पास करवाते रहो, एक बीकॉम को बैठा के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करवाते रहो, सॉफ्टवेयर से भी हो रही होती है। एड क्या है, आप किसी बंदे को भी बुलाओ, वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर ही बाकी मामला भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मैनुअल हो भी, आप किसी बंदे को बाहर से कोई सीए फर्म को बुलाओ और वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको बना के दे देंगे, तो ये भी आउटसोर्स कर सकते हो। बजाय के थ्रू आउट द ईयर ही आप किसी मेन अकाउंटेंट को रखो, उसको सारा साल सैलरी पे करो। An entity does not need to carry out operation itself, यानी कि सारे के सारे ऑपरेशन को कैरी करना आपके लिए लाजमी नहीं। Instead, it can outsource work to a subcontractor, यानी कि किसी और को भी, सब कॉन्ट्रैक्टर को भी ये काम दे सकते हो जो यही इसी तरह का काम करते हैं। तो बड़ी सारी वो कहता है कि इस तरह के काम है जो आप इस तरह आउटसोर्स करके कर सकते हो। इवन देन अगर आप जो मान लें आप कंस्ट्रक्शन का कोई काम करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते हो, तो आप इस तरह आउटसोर्स कर सकते हो। वो ईंटों वालों से आपने बात कर ली, सीमेंट वाले से बात कर ली, बजरी सरिये वाले से बात कर ली, मिस्त्रियों से बात कर ली है, इस तरह करके आप उनको उस काम के ऊपर लगा दिया, उनसे मुक लिया आपने, काम आपने पकड़ा है, काम आपने पकड़ा है, लेकिन सारा आउटसोर्स कर दिया। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन ये तो हम आगे भी पढ़ेंगे, ये तो ज्यादा हद होगी ना, इसको हम वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे मजीद। खैर, तो बड़ा ये रीजन फॉर आउटसोर्सिंग क्या है? सर क्या वजह है कि हम आउटसोर्स करते हैं? The entity should therefore focus activities within the entity on core competencies. देखो बड़ा, जिस तरह अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमारा जो सीएफई का काम है वो सीए की एजुकेशन प्रोवाइड करना है, और हमारे इर्द गिर्द आपको पता है कंपेटिटर भी बैठे हुए हैं और हमारा लगातार इनसे कंपटीशन भी है। अगर मान लो कि हम अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए तो इसकी तरफ ध्यान कम हो गया। जो कोर हमारा काम है, जो कोर कंपिटेंसी है, जो हम बेहतर कर सकते हैं, अगर उससे हमने ध्यान हटा लिया तो मान लो कि ये भी जाएगा और बाकी काम भी नहीं सही हो रहा होगा और हमारे कंपेटिटिव एडवांटेज ले जाएंगे। तो हमारी कोशिश होती है जो कोर कंपिटेंसी है, जो हम मेन काम हम कर भी सकते हैं, जिसके लिए हम बने हैं, उसको हम खुद करें, और जो नॉन कोर एक्टिविटीज हैं उसको हम बाहर आउटसोर्स कर दें। तो इस तरह हम कंपेटिटिव एडवांटेज जो हमारा है, जो ये एजुकेशन की बेस के ऊपर है, इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। The entity should outsource work entities that have core competencies in these areas, यानी कि, और दूसरे नंबर पे जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम बाहर आउटसोर्स कर रही होती है ना, जब जो किसी दूसरे बंदे को या किसी और ऑर्गेनाइजेशन को काम दे रही होती है, उसकी उसमें खास स्पेशलिस्ट या स्पेशलाइज, या मान लो वो स्पेशलाइज होती है, या ये कह लो वो स्किल्स होती हैं उसके अंदर। जैसे मैंने बात की सिक्योरिटी गार्ड है, ये हमेशा बड़ा मसला है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मोस्टली जो चोरी चकारी हो रही होती है, बैंक आप देख रहे होते हैं अक्सर लुट रहे होते हैं, उसमें मोस्टली वही के सिक्योरिटी गार्ड उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो उन्होंने रखे होते हैं। लेकिन अगर आपने ये काम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया था जो उस काम में एक्सपर्ट है, जिसकी कोर कंपिटेंसी इस काम में है, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर, तो फिर आपको भी मजीद सर्विसेज अच्छी मिल जाएंगी। जो आप खुद करते शायद उतनी अच्छी सर्विसेज ना मिलती जितनी वहां से मिलती है। इसी तरह मान लो कि आप कोई चीज बना के बेचना चाहते हो, कोई चीज मैन्युफैक्चर करके बेचना चाहते हो, भाई आपकी जो कंपिटेंसी है वो चीज को मैन्युफैक्चर करने के अंदर है, लेकिन बेटा मैन्युफैक्चर के साथ उसकी पैकिंग का अच्छा होना वो भी जरूरी है। लेकिन पैकिंग में आपकी स्किल्स नहीं है तो फिर क्या करोगे? चीज खराब हो रही है, पैकिंग अट्रैक्टिव नहीं है, तो फिर क्या करोगे? क्या इस चीज का बनाने का फायदा? तो भाई जो पैकिंग आप खुद बनाओगे तो हो सकता है इतनी अच्छी ना बनाओ। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं पैकिंग वाली, उनकी कोर कंपिटेंसी ही ये है पैकिंग का सारा मामला प्रोवाइड करने का, सामान प्रोवाइड करने का। तो भाई उनसे करवा लो, उनसे करवा लो। होता ना कि जैसे आतिशबाजी का मामला है, जब वैसे कह रहा हूँ, छुट्टियां तो खुद भी चला सकते हो, लेकिन अगर आप जिनकी इस तरह की कोर कंपिटेंसी है उनको दे दो कि ये काम शायद थोड़ा सा सही कर लो। और भी बथेरे काम होते हैं, इस तरह के हैं।
द आउटसोर्स वर्क माइट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स दैट एंटिटी कैन नॉट एम्प्लॉय इंटरनली। उसके लिए हो सकता है कोई खास स्किल्स की जरूरत हो जो इंटरनली हमारे पास ना हो। जैसे अभी मान लो हमें एकदम से उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, एक अच्छा इंतजाम है, इन्होंने कर लिया। लेकिन अगर मान लो ना होता और एकदम से लॉकडाउन हुआ और हमें ऑनलाइन क्लासेस करवानी थी और हमें आईटी के और इस तरह के दूसरे मामला का ना पता होता, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस क्या होती, तो हमने क्या करना था, एक आईटी की कंपनी से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना था, भाई हमने ये क्लासेस करवानी है, इस तरह करवानी है, इस तरह इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए और ये क्लासें कंडक्ट करवानी है। तो हम क्या कर सकते थे, इस तरह एक स्पेशलिस्ट स्किल वाली जो एंटिटी है उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे। जो काम हम इंटरनली अच्छा ना कर सकते हो वो हम बाहर से करवा लें। इस तरह मैं कह रहा हूँ ये तो हमारे इर्द गिर्द होता ही ऐसे है यार, बस हमने ध्यान नहीं दिया। आप देखो ना किस लेवल के ऊपर जाके आपसे बात करने लगा हूँ। देखो वो जो हमारे होते हैं ना, जो खाना पकाने वाले होते हैं, आप किसी को बुलाते हो कि भाई आजा, है शादी है और शादी के ऊपर खाना हम खुद पका रहे हैं, तो तूने खाना पकाना है, किसी बंदे को आपने बुला लिया, वो बंदा पूछ रहा होगा कि सर ठीक है खाना तो आप मैं पका दूंगा, लेकिन आपका मेन्यू क्या है। आप उसको कहते हैं कि भाई ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है, ये भी बनाना है। वो कहता है कि देखें जी, अब वो सोच रहा होगा कि ये काम तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन ये जो काम इन्होंने कह दिया है इसमें मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है, तो मैं क्यों ना इसको क्या कर दूं, किसी और बंदे को कह दूं, है किसी और बंदे को अपने साथ मिला लूं जिसकी इसमें स्किल्स हो। तो इस तरह ये आउटसोर्सिंग आम हो रही है हमारे उसमें। लो बेटा, अब थोड़ा सा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से पहले एक स्लाइड में मिस कर गया, वो शायद डिलीट हो गई या जो भी है। आप अपनी किताब के ऊपर आओ, किताब के ऊपर आओगे तो वहां पे बेटा आउटसोर्सिंग से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो प्रॉब्लम विद आउटसोर्सिंग। अगर हम आउटसोर्सिंग करते हैं तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम भी होती है। भाई प्रॉब्लम भी होती है। प्रॉब्लम क्या होती है भाई? पहले नंबर पे आपने क्या किया, जो काम खुद करना था उस काम को आपने किसी और को आउटसोर्स कर दिया है। अब कोई और ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल आपके लिए वो काम करके दे रहा है। अब आप इस काम के लिए इस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हो। इस काम के लिए अब क्या हो गया, इस बंदे के ऊपर डिपेंडेंट हो, वो करे या ना करे उसकी मर्जी। डिले कर दिया फिर क्या होगा है? और बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो तो उसके नखरे भी होंगे। उसके बाद मान लो कि कहता है कि अगर आपने कोई आईटी सॉफ्टवेयर बनवाया, इस बंदे से बनवा लिया आईटी का सॉफ्टवेयर, इसने लगा दिया, उसके बाद इसमें जब भी कोई मसला होना है आपने इसी से पूछना है, क्योंकि आपकी तो उसमें एक्सपर्टाइज नहीं, जिसने बनाया है उसी को ज्यादा पता है। तो आप उसके फ्यूचर में भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो इस तरह के ये कुछ इश्यूज भी हैं आउटसोर्सिंग के अंदर कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। उससे मान लो कि उसके बगैर मान लो समटाइम हमारा काम नहीं चल रहा होता, और जो सोर्स कोड होता है समटाइम उसी के कंट्रोल में होता है। तो और हमारी खुद की स्किल्स वो डेवलप हो ही नहीं पाती अगर हम उसको आउटसोर्स ही करे रखते हैं। तो इस तरह के मामला भी इसमें हो सकते हैं। तो बेटा अब हम बात करने लगे वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह शुरू करूं, हमने आउटसोर्सिंग को पढ़ा था। आउटसोर्सिंग में हमने क्या किया था, ऑर्गेनाइजेशन का कुछ काम हमने खुद कर लिया था, कुछ करवा लिया था, ऐसे ना, कुछ करवा लिया था और कुछ हमने खुद कर लिया था। जो करवाया था ये हमने बाहर से करवा लिया और जो खुद करना था वो हमने इंटरनली कर लिया। तो इसको हमने कहा था कि हमने आउटसोर्सिंग कर दी, कुछ काम खुद कर लो, कुछ बाहर से करवा लो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आपने कुछ करना हो, आप कोई काम करना चाहते हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, और बजाय खुद कुछ करने के सारा कुछ ही बाहर से करवा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये आपने ऐसी आउटसोर्सिंग कर दी जिसमें खुद कुछ भी नहीं कर रहे। ये मान लो कि आउटसोर्सिंग की हद है जब आपने सारा कुछ ही आउटसोर्स कर दिया हो, खुद कुछ भी ना अपने पास रखा हो। तो फिर आपको कोई मान लो फैक्ट्री रखने की अपने पास जरूरत है, कोई ऑपरेशन रखने की जरूरत है, मशीनें रखने की जरूरत है, ऑफिस इतने सारे रखने की जरूरत है, बहुत सारे बंदे रखने की, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, खुद सारा कुछ आउटसोर्स कर दिया। तो खुद तो कुछ बनने की रखने की जरूरत नहीं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इस तरह होती नहीं, सारे काम वो बाहर की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही करवा रहे होते हैं। इसको कहते हैं, ये क्या है, ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मान लो हमारा अगर कोई एक, हम ये सीएफई वाले चाहते हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करें, हम फिजिकल खत्म करते हैं, हम ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मान लो बेटा इसके लिए क्या चाहिए होगा, इनको टीचर्स चाहिए होंगे, हैं, इनको एक वेबसाइट चाहिए होगी जिसके थ्रू ये लेक्चर रख रहे होंगे, और टीचर से जब वो वीडियोस बन रही होंगी, वो वीडियोस को मान लो एडिट करके हमने इनको वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी करना है, ये सारा कुछ चाहिए होगा ना। अब सीएफई वाले मान लो कि इस तरह सियाने बंदे हैं, इन्होंने क्या किया, सीएफई ने क्या किया, कुछ लोगों को, टीचर्स को हायर कर लिया कि भाई आप क्या करोगे, हमारे लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करोगे। और एक मान लो कि वेबसाइट वाले बंदे से कॉन्टैक्ट कर लिया कि सर आपकी वेबसाइट हमें इस तरह की चाहिए और इस तरह हमने लेक्चर रखे उसमें बेचने हैं। अब टीचर को कह दिया सर आप रिकॉर्ड करो, जहां पे मर्जी बैठ के करो, हमें उससे कोई नहीं, घर बैठ के करो, कहीं पर भी करो।
इन्होंने मान लो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए। इसके बाद इन्होंने कुछ लोगों को रखा कि वही आपने क्या करना है, इन टीचर से लेक्चर्स को पकड़ के इनको एडिट करना है, एडिट करके अपने फलाने बंदे को प्रोवाइड कर देना है। ये लोग अपने घर में बैठे हुए क्या कर रहे होंगे, जाएंगे उनसे पकड़ेंगे, घर में बैठ के इसको एडिट किया और इस बंदे को दे दिया, और इस बंदे की हमने ड्यूटी लगाई, ये जो एडिटेड लेक्चर तेरे पास आए तूने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देने हैं, कर दिए। हमें खुद क्या किया है, कुछ भी नहीं। क्या हमें ऑफिस बनाने की सारा कुछ करने की जरूरत है? कुछ भी नहीं। तो ये एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन है। और देखो यार, ये उबर ही देख लो, क्रीम देख लो, है? क्या आप इर्द गिर्द इनके कोई ऑफिस इस तरह की चीजें नजर आ रही, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं है? अगर मान लो कि कोई बंदा सोचता कि यार ऐसा करते हैं, हम गाड़ियां रेंट के ऊपर चलाते हैं, लोग हमारी गाड़ी की सर्विस ले और हमें पे करें, तो हमें कितनी गाड़ियां लेनी पड़ेंगी हैं यार। देखो लाहौर को कवर करना है तो कम से कम कोई 200-300 गाड़ी तो होनी चाहिए, इस तरह हम सोचेंगे। लेकिन उन्होंने क्या सोचा, अब देखो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या कि ठीक है हम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं इस तरह की पिक एंड ड्रॉप की, लेकिन हम अपनी कोई भी नहीं गाड़ी रखेंगे। वो कहता वो कैसे, कहते देख लो, और उसके बाद आप देख भी रहे हो कि इतनी लाखों गाड़ियां होंगी उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अपनी कोई भी नहीं है। हजारों गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, लेकिन अपनी कोई भी नहीं है। तो ये क्या है? और क्या उनके ऑफिस आपको नजर आ रही है? ये जो इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ा ये जो प्लांट लगा हुआ, ये यहाँ पे गाड़ियां बनती हैं उबर वालों की, क्रीम वालों की, ये चल रही हैं, ये यहाँ पे खड़ी हैं, ये गोदाम में नहीं भैया, सब कुछ वर्चुअल है। और ये ऑनलाइन आप खरीद रहे हो, जिसने वो वेबसाइट बना रखी है, क्या उसने अपने स्टोर खोले हैं? नहीं है, उसने तो वेबसाइट बनाई है, उसमें डिफरेंट लोगों के एड्रेस दे दिए, उनके मान लो कि चीजें रखवा दी वहां पे, और उसके प्राइसेस दे दिए, जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड कर दी, आप वहां से खरीदते हो है, लेकिन वेबसाइट वहां पे वो जा रही है। तो सब कुछ ये भाई हमारी तो मान लो कि अब तो मोस्टली हमें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ही नजर आते हैं। इवन देन हमारे तो पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का नाम ही वर्चुअल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि वो फिजिकल क्लास नहीं पढ़ा रहे, फिजिकल क्लास नहीं पढ़ा रहे, वर्चुअली आप सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठ के, आप घर बैठ के जहां पे मर्जी बैठ के लेक्चर सुन लो। तो ये बेटा वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। उसके बाद कुछ थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं, लास्ट बात करते हैं हल्की सी, कि कंटीजेंसी थ्योरी है। देखो बेटा याद रखिएगा, हमने 4 तरह के ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पढ़े। एंटरप्रेन्योरियल होता है, फंक्शनल होता है, डिविजनल है और मैट्रिक्स है। हमने 4 तरह के स्ट्रक्चर पढ़े। अगर हम देखें कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा सूटेबल है, भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सूटेबल है? सूटेबल कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, आपके काम की नेचर क्या है, आपके ऑपरेशंस की नेचर क्या है, और उसके बाद जिस तरह हम देख रहे होते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने स्ट्रक्चर कौन सा अडॉप्ट करना है। तो जिस तरह के सर्कमस्टांसेस होंगे, जिस तरह का मान लो कि माहौल बना होगा, उसी तरह का आपको स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। क्या कोई पेट स्ट्रक्चर नहीं, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू नीड आपको स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं कंटीजेंसी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहां पे देखिएगा, स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया ना, स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया, इसके नुकसान है। अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? आप एंटरप्रेन्योरियल बन के काम कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर बन के काम कर रहे हो, और जितना आपका काम बढ़ गया है, आपको चाहिए था कि आप उसको फंक्शनल में कन्वर्ट करते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, लेकिन आप कौन सा लेके चल रहे हो? एंटरप्रेन्योरियल। ये अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर नहीं है। अभी आपको जो जरूरत है वो ये है, आपका मजीद कारोबार बढ़ गया है, आप डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में काम कर रहे हो, इतने कई प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हो, अब ये स्ट्रक्चर आपको सूट नहीं करेगा, आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। तो अगर आपने इन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर कंटिन्यू रखा, उसके कुछ नुकसान हैं, लेकिन अगर आपने अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया, उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? स्टाफ मोरल इज हाई, लोगों का मोरल हाई होता है, उनको पता है कि हम जिस काम के ऊपर लगे, हमें अपने काम का पता है, हमें अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता है, और उस मकसद को जो मान लेके जो हमें मिला हुआ है हम उसको अचीव कर रहे हैं, समझ आ रही है उनको। लेकिन आप रैंडमली उनसे कोई भी काम लिए जा रहे हो, सारा दिन जलील किए जा रहे हो, उनको समझ नहीं आ रही कुछ भी, स्ट्रक्चर आपका अप्रोप्रिएट नहीं। एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, अगर स्ट्रक्चर सही बना होगा, लोगों को अपने रोल्स और ऑब्जेक्टिव का पता होगा। रिलेशनशिप एंड प्रोसेसेस अपीयर लॉजिकल, हमें अगर स्ट्रक्चर बनाया होगा, हमें पता होगा ये बंदा इसका सबऑर्डिनेट है, ये इसका बॉस है, वो रिलेशनशिप जो हमने बनाए होंगे लॉजिकल होंगे, किस बेस के ऊपर हमने ये इसको काम दिया है, ये किसको जवाबदेह है। द कंपनी ऑपरेशंस आर हाईली एफिशिएंट है, कंपनी के ऑपरेशन बड़े एफिशिएंट होंगे अगर आपका स्ट्रक्चर बेहतर है, और कस्टमर और क्लाइंट जो है उनको क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी अगर आपका स्ट्रक्चर अच्छा है, और टाइम के ऊपर मिलेगी और अच्छी कीमत के ऊपर।
क्योंकि आप तो ना तो वेस्ट कर रहे हो, ना मटेरियल वेस्ट कर रहे हो, ना लोगों का टाइम जाया कर रहे हो। उसके बाद डिसीजन कैन बी मेड क्विकली, फैसले जल्दी हो सकते हैं। इनएफिशिएंसी सच एज रिडंडेंट लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट है। अगर आपने स्ट्रक्चर सही अडॉप्ट कर लिया है तो अगर जिस तरह मान लो कि आप डिवीजनल स्ट्रक्चर लेके चल रहे थे या फंक्शनल स्ट्रक्चर लेके चल रहे थे और कई प्रोडक्ट भी आपने साथ ऐड किए थे, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर बना लो, बहुत सारे आपको मैनेजर जो रखे हुए थे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो रिडंडेंट लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट की लेयर्स या वो मैनेजर जिनकी जरूरत ही नहीं रही आपको स्ट्रक्चर को चेंज करने से, उनको आप फारिग कर सकते हो। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अडॉप्टिंग डेफिशिएंट स्ट्रक्चर। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही ना हुआ, होना चाहिए था फंक्शनल रखा हुआ एंटरप्रेन्योर, होना चाहिए था डिविजनल रखा हुआ है एंटरप्रेन्योर या फंक्शनल, होना चाहिए था मैट्रिक्स और रखा हुआ है फंक्शनल या डिविजनल, नुकसान हो सकता है। क्या स्टाफ कैन बिकम फ्रस्ट्रेटेड, भाई लोग परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, चल क्या रहा है, कुछ हो भी नहीं रहा हमसे, कुछ अचीव भी नहीं कर पा रहे, कोई समझ नहीं आ रही कौन किसको जवाब दे है, कौन इस काम के लिए जिम्मेदार है। डिसीजन कैन बी डिलेड, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग डिले हो रही होगी, कोई पता ही नहीं किसने क्या फैसला करना है। देयर मे बी लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रोल, किसी को पता ही नहीं मेरा काम क्या है यहाँ पे। द ऑपरेशन मे बी इनएफिशिएंट, ऑपरेशन सही नहीं चल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल द डिलीवरी कॉस्ट फॉर अडॉप्टिंग वन लार्ज country based central warehouse may exceed the cost of the operating 3 original or regional based मान लो warehouse। क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहा है कि आपने मान लो इस तरह स्ट्रक्चर रखा हुआ कि हमने एक ही गोदाम बनाना है पूरे मुल्क के अंदर, वहीं से सारा स्टोर करेंगे चीजें और वहीं से अपने जहां जहां पे मान लो ऑपरेशन है वहां पे माल सप्लाई करेंगे। इसकी कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ रही है, वहां पे जो आने जाने की कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। इसके निस्बत ये होता है कि 3 आप रीजनल ऑफिस बना लेते, उसका फायदा होता था। तो सेंट्रलाइजेशन के चक्कर में आपने नुकसान कर लिया। कस्टमर एंड क्लाइंट्स लॉस आउट थ्रू डिलेस, जब डिले हो रहा होगा आपकी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे मान लो इवन देन ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, कई कॉलेजेस बेचारे क्योंकि अचानक से उन्होंने बम फोड़ा, कई कॉलेजेस के पास था ही नहीं, इस तरह का स्ट्रक्चर ही नहीं था उसके पास ऑनलाइन क्लासेस वाला। और जब ये मामला हुआ तो कई दिनों तक सोच रहे, आज तक कई सोच भी रहे हैं कि इस तरह उनको प्रोवाइड करें, और उनके बच्चे क्या थोड़ी इतना वेट करेंगे, कहीं और जा चुके होंगे। रेपुटेशन एंड ब्रांड इमेज आपका इफेक्ट होगा। अगर आप सर्विस सही नहीं दे पा रहे, स्ट्रक्चर सही नहीं, चीजों में डिले आ रहा है, चीज क्वालिटी सही नहीं, तो बेटा आपकी रेपुटेशन और ब्रांड इमेज खराब होगा। अल्टीमेटली बैड फिट, बैड फिट क्या है, जिस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए था उस तरह का स्ट्रक्चर आपने अडॉप्ट ही नहीं किया, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो अकॉर्डिंग टू साइज होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। लेकिन बैड फिट रखा आपने गलत स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लिया, जबकि आपके पास बेस्ट फिट होना चाहिए था, बेस्ट फिट होना चाहिए था, ना कि बैड फिट। और अगर बैड फिट है तो अल्टीमेटली इससे बेटा आपके जो कस्टमर है वो आपके कंपेटिटर के पास चले जाएंगे। लॉस ऑफ कस्टमर टू कंपेटिटर, आप अपने कस्टमर को अपने कंपेटिटर के पास भेज दोगे। तो ये मेरे बच्चे ये याद रखो, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। इसी तरह अगर आप देखो ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है। ये ऊपर की ही जो लाइनें हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है और उसके नीचे जो डिटेल है ये हमारे लिए आंसर है। इसके बाद बेटा आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे बात पूछ लो, क्वेश्चन इसमें क्या है, लेकिन उसके बावजूद। और आखिरी बात, एक छोटी सी बात मेरे जाने से पहले डिस्कस कीजिए।